सुरेश, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम्हारा साला और उसकी बीवी हमारे घर आए हुए हैं। भला ये क्या बात हुई? क्या उन लोगों को इतनी भी तमीज नहीं? कोई अपनी बहन बेटी के घर जाकर रहता है क्या? खैर, ये बताओ कब आए हैं वो लोग और कितने दिनों के लिए आए हैं? क्या अपने बच्चों को भी साथ में लेकर आए हैं? देवयानी जी ने फोन पर अपने बेटे सुरेश के सामने सवालों की झड़ी लगा दी। सुरेश बोला, हाँ माँ, भैया और भाभी आए हैं, पर आपको ये खबर कहाँ से मिल गई? और वो लोग तो कल रात ही आए हैं, और भला बच्चों को क्यों लेकर आएंगे? वो तो यहाँ किसी डॉक्टर से दिखाने आए थे और उधर से ही वापस जा रहे थे। हमारी बात हुई तो मैंने और सुगंधा ने बहुत जिद की तो वे लोग आज के लिए यहाँ रुक गए। और माँ, ये गुजरे जमाने की बात है जब लड़की के मायके वाले उसके घर पर नहीं आते थे। आज के जमाने में कौन इतना सोचता है? देवयानी जी बोली, तुम्हारे ससुराल वाले नहीं सोचते होंगे तभी तो आ गए, पर हमारे खानदान में तो यही चलता आया है। अभी 6 महीने ही हुए हैं तुम्हारी शादी को, और ये रंग ढंग। कहीं किसी अरे गहरे खानदान में तुम्हारी शादी तो नहीं कर दी हमने, जो वो परंपराओं को भी नहीं निभाते हैं। सुरेश बोला, माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? और वे लोग आ गए हैं तो उनसे मैं जाने के लिए तो नहीं कह सकता ना। आप भी ना, मामा जी के घर जाकर भी आपको चैन नहीं है। देवयानी जी बोली, तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है, तुम बहू को फोन दो। सुरेश बोला, अब उससे क्या कहना है आपको? देवयानी जी बोली, अरे कुछ नहीं कहना है, बस बहू को फोन दो। सुरेश ने हार कर सुगंधा को आवाज लगाई और फोन उसे पकड़ा दिया। देवयानी जी बोली, हमारे खानदान में ननद के घर या बहन के घर जाकर भाई भाभी नहीं रहते हैं। फिर तुम्हारे भाई और भाभी वहां आकर कैसे रह रहे हैं? बेटियों को तो खिलाते हैं, बेटियों के घर जाकर खाते नहीं हैं। क्या ये बात तुम्हारे खानदान में किसी को मालूम नहीं है? सुगंधा खामोशी से अपनी सास की बात सुन रही थी और उसकी आंखें गीली हो रही थी। देवयानी जी दूसरी तरफ से बोलती जा रही थी और सुगंधा चुपचाप शांत रहकर सब सुन रही थी। फिर वो बोली, मम्मी जी, भैया भाभी तो यहाँ रुकना भी नहीं चाहते थे। डॉक्टर को दिखाकर वो लोग होटल चले गए थे। वो तो हमने उनसे आग्रह किया तो वो यहाँ आ गए, और आप भी यहाँ नहीं थी तो मैंने सोचा। देवयानी जी बोली, क्या सोचा? यही ना कि सास तो यहाँ है नहीं तो मैं घर की मालकिन बनकर बैठ जाऊं। अरे तुम्हारे मायके वाले वहां आकर कैसे रुक गए? याद रखो बहू, हमारे खानदान में जो चलता आ रहा है वही आगे भी चलेगा, तो इसे बदलने की कोशिश मत करो। और अभी मैं जिंदा हूं तो उस घर में वही होगा जो मैं चाहती हूं, समझ गई? इतना कहकर देवयानी जी ने फोन पटक कर रख दिया। वहीं दूसरे कमरे की चौखट पर खड़ी सुगंधा की भाभी ने सब सुन लिया था। फिर थोड़ी देर में सुगंधा के भैया भाभी डॉक्टर से दोबारा मिलने का बहाना बनाकर वहां से निकल गए, और दोबारा जब भी उसके भैया भाभी को दिल्ली आना होता तो वो डॉक्टर को दिखाकर होटल में रुक जाते, पर अपनी बहन के ससुराल नहीं आते। इस बात का सुगंधा को आज भी मलाल है, पर देवयानी जी उस पुरानी बात को लेकर आज भी उसे ताना देती ही रहती है। समय बीता, सावन का महीना आ रहा था तो सुगंधा की ननद बबीता मायके आई हुई थी। फिर कुछ रोज बाद वो वापस ससुराल जाने लगी तो सुगंधा ने उसके जाने की तैयारी शुरू की, और जब उसका सामान बांधने लगी तो देवयानी जी बोली, तुम तो रहने ही दो बहू, तुम्हारे खानदान में बेटियों को कैसे विदा किया जाता है ये हमने भी देखा है। उनको तो पता भी नहीं कि बेटियों को बस दिया जाता है, ना कि उनके घर का नमक खाया जाता है, उनके घर रहा जाता है। सुगंधा दूर से सुरेश को देखने लगी। सुरेश ने इशारों में उसे तसल्ली दी। सब कुछ सुनने के बाद भी सुगंधा रसोई में गई और वहां से मिठाई के डब्बे लेकर आई और देवयानी जी से बोली, मम्मी जी, ये मिठाई और कपड़े हैं जो मैंने दीदी के लिए मंगवाए थे, इन्हें भी पैक कर देती हूँ। बबीता बोली, भाभी अपना ध्यान रखा करो, मैं 2-4 दिन के लिए आती हूँ तो आप बुझी बुझी सी लगती हो। क्या मेरे आने से आप इतना थक जाती हो? कभी आओ मेरे शहर घूमने के लिए, देखना मैं आपको कितना घुमाऊंगी और मेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहेगी। और हाँ, आओ तो कुछ दिन के लिए रहना हमारे घर पर, बड़ा मजा आएगा। देवयानी जी झट से बोली, नहीं नहीं, हमारे खानदान में ननद के घर जाकर भाभी नहीं रहती तो तेरी भाभी तेरे घर नहीं जाएगी। हमारे खानदान में बेटियों को खिलाते हैं, बेटियों के घर का खाते नहीं हैं। ये बात याद रखो बेटा। तुम्हारी भाभी के मायके वालों को तो समझ है नहीं, पर मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे ससुराल में हमारे खानदान का नाम खराब हो। और हाँ,
ये जो मिठाई तेरी भाभी ने दी है वो आसपास के लोगों में बांट देना, अपने घर वालों को मत देना, ना जाने कैसी होगी। कम से कम आसपास वाले ये तो कहेंगे कि तुम्हारे मायके से मिठाई आई है। अब तुम्हारा भाई तुम्हें रेलवे स्टेशन छोड़ आएगा, अपना ध्यान रखना। और हाँ, रास्ते में अच्छे से खाना खाना। बबीता अपनी माँ से विदा लेकर चली गई। थोड़ी देर बाद सुगंधा रसोई समेटने लगी। वो सुबह से भूखी थी, काम खत्म ही नहीं हो रहा था। अपनी ननद बबीता के लिए 2 दिन से वो सब सामान व लड्डू बनाने में लगी थी। फिर भी कहने को तो सफर बस 5 घंटे का था, पर देवयानी जी ने कहा था कि रात में बबीता को घर जाकर खाना बनाना पड़ेगा, तो उसके सास ससुर और बाकी घर वालों के लिए खाना यहीं से बनाकर भेज दो। सुगंधा मन ही मन सोचने लगी, ससुराल वाले बस अपनी बेटी की ही चिंता क्यों करते हैं, कभी अपनी बहू के बारे में क्यों नहीं सोचते। बहू भी तो किसी घर की बेटी होती है। यही सोचते सोचते उसकी आंखें नम हो गई। उसे भूख इतनी तेज लगी थी कि वो डब्बा खोलकर खाने के लिए कुछ ढूंढने लगी। अचानक से उसने देखा कि लड्डुओं का डब्बा तो पूरा खाली है। सुगंधा बोली, अरे दीदी को देने के बाद भी इसमें लड्डू बचे हुए थे, कहाँ गए वो लड्डू। तभी घर की कामवाली बोली, भाभी अम्मा जी ने बचे हुए लड्डू भी पैक करके बबीता दीदी के झोले में रख दिए थे, ये कहकर कि ये डब्बा अपने कमरे में रखना, जब भूख लगे तो एक लड्डू खा लेना। आपको हो तो आपके लिए कुछ बना दूं, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, देखो आपका चेहरा कैसे मुरझा गया है। सुगंधा बोली, नहीं नहीं विमला, तुम घर जाओ, बहुत देर हो गई है, मैं अपने लिए 2 रोटियां सेक लूंगी। इतना कहकर सुगंधा ने अपने लिए 2 रोटियां सेकी और खाना खाने लगी। तभी देवयानी जी वहां आई और बोली, देखो घर की बेटी को गए हुए घंटा भर भी नहीं हुआ और बहू खुशी के मारे खाना भी खाने लगी। हमारे खानदान की बहुएं तो ऐसा कभी नहीं करती। अरे मैं भी जब से इस घर में आई हूँ, मेरे गले से तब तक निवाला नहीं उतरता था जब तक मेरी ननद अपने घर पहुंच कर खाना नहीं खा लेती थी। और एक तुम हो, ना जाने तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कुछ सिखाया क्यों नहीं। तभी सुरेश वहां आया और बोला, माँ पिछले हफ्ते भर से ये एक पैर पर खड़ी होकर आपको और दीदी को खुश करने में लगी है। सुबह से इसने कुछ खाया नहीं तो इसे भूख लग गई होगी, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। देवयानी जी बोली, आ गया जोरू का गुलाम, बीवी को कुछ बोला नहीं कि आगे आकर खड़ा हो जाता है। तुझे मालूम नहीं क्या कि हमारे खानदान में रसोई और औरतों के मामलों में मर्द नहीं पड़ा करते, जाए यहां से। सुगंधा का धैर्य जवाब दे गया। वो बोली, मम्मी जी माफ कीजिए, मैं सुबह से भूखी हूँ और आपकी बेटी की ही सेवा में लगी थी और दीदी को मैंने अच्छे से खिलाकर भेजा है। अब ट्रेन 2 घंटे देरी से जाए तो क्या मैं रात भर भूखी रहूंगी। और एक बात, इस घर का तो पता नहीं, पर हमारे घर में बहू को भी इंसान ही समझते हैं, एक बेजान मशीन नहीं जो सुबह से रात तक लगातार काम करती रहे और उसकी भूख की किसी को चिंता ना हो। वैसे वो आपकी बेटी है तो इस नियम का पालन तो आपको करना चाहिए। फिर उनके जाने के तुरंत बाद आपने खाना कैसे खा लिया, कैसे निवाला उतरा आपके गले के नीचे, बोलिए। देवयानी जी की बोलती बंद हो गई, पर आज सुगंधा चुप नहीं रहने वाली थी। वो बोली, मम्मी जी ये अब मेरा भी घर है और इस घर के बारे में मुझे अभी ज्यादा कुछ पता नहीं, क्योंकि मुझे आए हुए अभी दिन ही कितने हुए हैं। पर मेरे मायके में बहू को कभी भूखा नहीं रखते हैं और ना ही जली कटी बातें सुनाकर उसका दिल जलाते हैं। अरे मेरी माँ तो सर्दियां आते ही पहले मेरी भाभी के लिए लड्डू बनाती थी और बाद में मुझे खाने के लिए देती थी। एक बात बताऊं, हमारे घर में बेटी का घर होते हुए भी उसके भैया भाभी किसी होटल में नहीं रुकते हैं, और जब बेटी मायके में जाकर महीनों दिन रह सकती है तो उसके भैया भाभी क्या 2 दिन के लिए उस बहन के घर या अपनी बेटी के घर नहीं रह सकते। सुरेश का मुंह खुला का खुला था। वो बस सुगंधा को देख रहा था कि जिस सुगंधा ने आज तक पलटकर एक शब्द नहीं कहा, आज उसे हुआ क्या है। सुगंधा बोली, आप लोगों ने मेरा दिल बहुत दुखाया है। मेरे मायके में बेटी को विदाई भी हिसाब से दी जाती है और देने से पहले बेटे की जेब भी देखी जाती है कि कहीं इससे घर के बेटे पर अनावश्यक बोझ तो नहीं पड़ रहा है। और एक बात बताऊं, हमारे खानदान में लेने देने की जगह रिश्तों में प्यार और अपनापन हो, इस बात पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। आपने कभी सोचा क्या कि आपने दीदी और उनके घर वालों के लिए इतनी शॉपिंग की तो इनकी जेब कितनी खाली हुई। सुरेश बोला, शांत हो जाओ सुगंधा, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। सुगंधा बोली, मैं जानती हूँ आप मैनेज कर लेंगे,
मैं भी ये सब कभी नहीं कहती। अरे, बेटी का भी उसके मायके में अधिकार होता है और बहू को भी प्यार और अपनेपन से रखा जाता है। आप जानते हैं, मेरे घर में तो मेरी भाभी हमेशा चहकती रहती है। ताने सुनकर वो मेरी तरह सिसकती नहीं है। इतना कहते कहते सुगंधा फपक कर रोने लगी। सुरेश के चुप करवाने के बाद भी सुगंधा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सुगंधा की बातें सुनकर देवयानी जी भौचक्की रह गई और उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा कि सुगंधा कुछ गलत तो कह नहीं रही है। आखिर उन्होंने हमेशा उसे ताने ही दिए, कभी प्यार के दो शब्द नहीं कहे। देवयानी जी सुगंधा का हाथ पकड़कर बोली, बहू, मुझे माफ कर दो। तुमने बबीता के लिए कितना कुछ किया और मैं हमेशा तुम्हारी अपेक्षा करती रही। बेटी का घर भरने के चक्कर में मैंने अपने बेटे का घर खाली कर दिया। इस बात का तो मुझे अंदाजा ही नहीं था। सुरेश आगे बढ़कर बोला, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सुगंधा की बातों का गलत मतलब मत लीजिए। देवयानी जी बोली, बस कर बेटा, बोलने दे मुझे। और मैं बहू की बातों का गलत मतलब नहीं निकाल रही हूँ, पर आज बहू ने मुझे आईना दिखा दिया जिसमें मैं खुद से ही नजरें नहीं मिला पा रही हूँ। और मेरी बेटी भी कैसी है, जो मुझसे बस लेने आती है। कभी आज तक मुझे या तुझे कभी कुछ दिया तो नहीं है उसने। देवयानी जी सुगंधा से बोली, बहू, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी है। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा और मैं खुद तुम्हारे भैया भाभी को यहाँ आने का न्योता दूंगी और अपने व्यवहार के लिए उनसे माफी भी मांगूंगी। सुगंधा आगे बढ़कर देवयानी जी से बोली, नहीं मम्मी जी, आप बड़ी हैं। आपका हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठता है तभी अच्छा लगता है, माफी मांगने के लिए नहीं। देवयानी जी ने आगे बढ़कर सुगंधा को गले से लगा लिया और सुगंधा ने भी अपने मन से सब पुराने गिले शिकवे मिटा दिए। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।